नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अलग हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी राजनीतिक दल बनाया। अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। आरएसएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया गया है, जिसके बाद आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आरएसएसपी, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। सीटों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष से बात करेंगे, इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करेंगे। ये तो अभी इनकी शुरुआत है। ये देखो, देश को बेचने का सिलसिला जारी है। उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए आज नीचे करो, आईडी नीचे करो, चेहरे पे मतलब। और साथ ही साथ जो संविधान विरोधी काम हो रहा है, अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोग नीचे करो, आईडी नीचे करो ना, थोड़ा मुंह पे जा रहा है। एनआई नीचे करो आईडी यार, उसके लिए आवश्यक है देश बचाना। मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी हटाना है, आईडी मुंह पे आ रही है, फ्रेम में दिक्कत हो रही है। बीजेपी हटाना है, संविधान बचाना है तो बीजेपी हटाना है। इसलिए इसी मूल मंत्र के साथ हमारा संघर्ष आगे जारी है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में करीब 3 घंटे बहस हुई। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। इसके बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। उन्होंने अपना पक्ष रखा, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से उन्होंने 3 घंटे तक बहस की और प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट सभी को रखा। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी तरह का उनका कोई सारगर्भित बहस नहीं कर पाए। उनकी एक रणनीति रही है टाइम डिले करने की, आज उसमें करते रहे। हमारा मानना है कि कल 2 बजे इसमें सुनवाई होगी, 2 बजे हम अपना पक्ष रखेंगे और 2 बजे लिमिटेशन एक्ट, प्लेसेस ऑफ बर्थ सबका क्लियर कर देंगे। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक वो सिंगल डॉक्यूमेंट कहीं भी दाखिल नहीं कर पाए, आज भी उन्होंने कोई दाखिल नहीं किया। तो मैं मानता हूं कल हमें पूजा के अधिकार को लेकर के, कृष्ण कुंभ के पूजा के अधिकार के एप्लीकेशन भी दाखिल करेंगे, क्योंकि हिंदू पक्षकारों की हमारी प्रॉपर्टी है, कुआं है, जिसमें ये लोग पूजा नहीं करने देते, तो पूजा का अधिकार भी हम मांगेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होनी थी। माननीय न्यायालय ने पिछली डेट पे जो पक्षकार मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उनकी अपील पर जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी मौका दिया गया था। तो आज सभी पर सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने लगभग 3 घंटे बहस की, तो आज हिंदू पक्ष अधिवक्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं मिल पाया, वो बहस नहीं कर पाए। तो माननीय न्यायालय ने कल 2 बजे के लिए सुनवाई की डेट लगा दी है। अब अगली सुनवाई 2 बजे को होगी। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले शेड्यूल 11 के बहाने इस सर्वे को रोकने का तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि पहले सर्वे हो जाए, उसके बाद में शेड्यूल 11 बहस हो। लेकिन माननीय न्यायालय ने कल 2 बजे सुनवाई की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आया है। अब मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के सामने सीटों की मांग रख दी है। ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 3 और बिहार में 2 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सीटों का बंटवारा हो जाता है तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर का तेवर यूपी में बीजेपी से 3 सीटें उन्होंने मांगी है और बिहार में 2 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कई किसानों की मौजूदगी में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोगों का अभिवादन भी किया। भाई और बहनों, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए
काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसी सोच के साथ हमने पहली बार पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिए हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। भाजपा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का भी काम कर रही है। लंबे समय तक फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खर पका हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े संकट का कारण रही। इसी बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आप सभी पशुपालकों को होता है। इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 60 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। हम 2030 तक फुट एंड माउथ डिसीज को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, पशुधन की समृद्धि के लिए कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कल जरा कैबिनेट मीटिंग हमने देर रात की थी और कल भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगांव की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो, इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। ये फैसले पशुओं की संख्या बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो वहीं इस मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि एमएसपी की मांग का समाधान हम बातचीत से निकालेंगे। सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, हम फिर से बात कर सकते हैं। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो
मैं आशान्वित हूं अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका समाधान होगा। उन्होंने दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा है कि आपका जो वार्ता का प्रस्ताव है उस पर जो नेताओं ने कहा है कि वो आपका वार्ता का जो प्रस्ताव है। किसानों की मांगों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे और अब भी तैयार हैं, आगे भी हम तैयार रहेंगे। हमें कोई समस्या नहीं है, वे हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं और इन सबके लिए रिकॉर्ड काम किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023 से 24 के अंतर्गत उत्तराखंड को 372 करोड़ की सौगात दी है। सीएम ने धनराशि जारी करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस धनराशि के माध्यम से प्रदेश के विकास कार्यों को नई ऊर्जा मिलेगी। सपा और कांग्रेस गठबंधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पहले भी इनके कई दलों से गठबंधन हुए हैं, क्योंकि वे सब बीजेपी से डरे और सहमे हुए हैं। 80 सीटों पर भाजपा का ही कब्जा होगा। बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि कमजोर करने की कोशिश में यह गठबंधन हुआ है। ये विशेष रूप से ये गठबंधन तो पहले भी हो चुके हैं, चाहे वो और दल से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अगर गठबंधन भी हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं, सहमे हुए। उन्हें लग रहा है कि प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा न ले जाए, इसे हम कैसे लोगों से गठबंधन करके तो मैं आज कह सकता हूं कि वो कमज़ोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। जीतेगी तो भाजपा ही, और भाजपा ने जो काम किए हैं, भाजपा ने जो कहा वही किया है। अब वो आज की स्थिति को देखते हुए देखिए, गठबंधन कोई भी कर ले सफल होने वाला नहीं है। ये विशेष रूप से ये गठबंधन ईडी का 7वां सम्मन मिला है। ईडी ने गुरुवार को उन्हें सम्मन भेजते हुए पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने तब पूछताछ के लिए केजरीवाल को सम्मन भेजा था, जिसके बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी पर सवाल उठाए थे। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक और इल्लीगल समन भेजा है। यह ईडी के द्वारा भेजा गया 7वां इल्लीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। एटा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह किसानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वहीं किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरा। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, छात्र सहित सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। सवाल ये, देश का किसान आंदोलन कर रहा है, नौजवान जहां जाए वहां पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए, उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है, और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। नौजवान मांग कर रहे हैं कि जांच के साथ साथ परीक्षा दोबारा हो। और जिस तरह से इलाहाबाद में
पेपर लीक ARO और उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं नौजवान। सोचिए, जो सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की। MLC अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनसत्ता दल की अहमियत बढ़ती जा रही है। राजा भैया की पार्टी है। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए राजा भैया के छोटे भाई हैं MLC अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। इनसे हम बातचीत करते हैं। आखिर क्या चल रहा है गोपाल जी आजकल सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, राज्यसभा के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है और पार्टी ने क्या निर्णय लिया है, लेकिन जो आपने कहा कि जनसत्ता दल की बात, तो जनसत्ता दल की अहमियत हमेशा रही है, आज नहीं। राजा भैया ने एक लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद, जितने लोगों ने दल बनाया आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने एक उनसे काफ़ी लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद राजा भैया ने दल बनाया है। और इतने कम समय में आज देखिए, बसपा और सपा से बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बाद अगर कोई दल है तो जनसत्ता दल है। तो जब दल हित में जो भी होगा, हमारे ख्याल से पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो वही निर्णय लेंगे जो दल हित में होगा। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मिलते हैं। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी पहुंच जाते हैं रामायण में राजा भैया के पास। क्या देखिए, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में किसी का कोई दुश्मन, हमने समाजवादी के साथ भी दल बनाने के पहले एक लंबा समय पर समाजवादी के साथ भी रहे। भारतीय जनता पार्टी की भी राजा भैया ने कई बार सरकार बनाई है। जब अल्पमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती थी तब तमाम बार माननीय राजा भैया ने सहयोग करके सरकार बनाई है। आज मान लीजिए पूर्ण बहुमत की जनता ने उनको सरकार दी, लेकिन उसके पहले कई बार जय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, जय माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार, कई बार राजा भैया, आपके मीडिया ने दिखाया कि राजा भैया बने हनुमान, कभी कुछ राम बने, कभी हनुमान बने। इस तरह से राजा भैया ने कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनाई और कई बार समाजवादी के साथ तो 22 साल हम लोगों का राजनीतिक सफर रहा। 22 साल सफर रहा समाजवादी पार्टी के साथ। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कुंडा में कुंडी लगा देंगे, एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कौन राजा भैया, क्या माना जाए? देखिए, उस समय उन्होंने क्या सोच के क्या कहा, उसी समय उसका जवाब भी आदरणीय राजा भैया ने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्तिगत रंजिश, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में कोई अस्थाई ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जो विचारधारा से जब मिल जाती है तो विचारधारा के अनुसार, और जो जहाँ पार्टी हित हो, जैसे दल बनाने के बाद अकेला कोई, राजा भैया अकेले नहीं है, राजा भैया के साथ पूरा समाज और तमाम लोग हैं, उन पर निर्भर है। तो जब उन सब से राय लेके आदरणीय राजा भैया राय लेंगे और उसके साथ जिसके हिसाब से पार्टी का हित जिसमें होगा उसमें साथ लेंगे। क्या राज्यसभा चुनाव में वो लोकसभा का भी पेच फंसा हुआ है? जनसत्ता दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ता है मजबूती से, एक प्रतापगढ़, दूसरा कौशाम्बी। देखिए, ऐसा नहीं कि जनसत्ता दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ता है। अलग बात है कि प्रतिक्रिया रही क्योंकि नया दल बना है। तो नए दल में शुरुआत में हम राजा भैया का सिद्धांत है कि ऐसा हम न लड़ें कि साहब हम उठकटवा साबित हों, हम लड़ें तो ठीक ठाक से लड़ें, इसलिए 2 सीटों पे लड़े थे। आगे कोई दल, जब भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे लड़ी थी, वही भारतीय जनता पार्टी 28,000 प्रतापगढ़ में वोट पाई थी, वही जो है 1.5 लाख से चुनाव जीती है। तो ये सब जो चुनाव राजनीति में सब बदलते रहते हैं। बहुत, हमारा भी 27 साल का अनुभव है। बस सन 62 से हमारे परिवार में कोई ना कोई MLA MP रहा है, राजनीति को बड़े करीब से देखा, वक्त आने पर सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। ये थे प्रतापगढ़ के MLC अक्षय प्रताप गोपाल जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां मंगोलपुरी थाना में SHO मनोज वर्मा को लाइन हाजिर किया गया। आपको बता दें कि मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में यारों का अड्डा बार में जतिन नाम के युवक की हत्या के बाद कार्रवाई हुई। इससे पहले भी इसी क्लब में स्टाफ कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी। यारों का अड्डा बार में युवक की हत्या हुई है और इस बार में पहले भी घटना हो चुकी है। मंगोलपुरी थाना में SHO को लाइन हाजिर किया गया।
खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।